अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CSS फोरम। किसी भी मुल्क के नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए जो सबसे अहम टूल होता है वो होती है उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी। तो आज हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ उन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किन अदवार से गुजरी और क्या करंट सिनारियो है, किस तरह से पाकिस्तान रीजन में अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू परफॉर्म कर रहा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन को समझना होगा। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन को देखें तो वो कहता है गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इन डीलिंग विद अदर नेशंस। इट्स मीन, अगर हम इसको इलाबोरेट करें तो इट्स सेड टू दोज इंडिविजुअल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट विच दे एम्बार्क अपॉन टू डेवलप क्लोज रिलेशन बिटवीन दैम इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर डेवलपमेंट। इट्स मीन के फॉरेन पॉलिसी वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं या वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर इंडिपेंडेंट स्टेट्स अमल करते हुए दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और अपने नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करती हैं। फॉर इंस्टेंस अभी जैसे कि आपकी जो है वो चाइना की रीजनल अगर आप कनेक्टिविटी को देखें तो उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीजन में फैल रही है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जो है वो इस तरह से जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए कि वो उसके इंटरेस्ट से अपने बेनिफिट, अपने नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट स्ट्रेंथन कर सके। तो अब जो हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म का विजन क्या था फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। अगर आप कायद-ए-आज़म के विजन को देखें तो वो बात करते हैं कि इट इज़ वन ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टुवर्ड ऑल द नेशन। इट्स मीन कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एनिमोसिटी को प्रमोट नहीं करेगी, हम तमाम स्टेट्स के साथ गुडविल की बात करेंगे। देन पॉलिसी ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले की बात करता है इंटरनेशनल और नेशनल डीलिंग्स के अंदर। देन प्रमोशन ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं अमंग ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड देन यूनाइटेड नेशन चार्टर। इससे आपको एक बात का अंदाज़ा होगा कि कायद-ए-आज़म जो है उनके जो विजन था उसी विजन के ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो वो भी आपको जो है सिमिलर ही नज़र आते हैं कि प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान एज अ डायनेमिक, प्रोग्रेसिव, मॉडरेटिव एंड डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री। अब ये इस्लामिक कंट्री क्यों होनी चाहिए है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें एक इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है पाकिस्तान के अंदर। दैन डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज़ है। दैन सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी है। कंसोलिडेटिंग कमर्शियल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है। दैन सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा अब्रॉड है। यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको जो है वो लिखी हुई मिल जाएंगी बहुत सारी जगहों पर। असल बात यह है कि ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में कितना नज़र आते हैं, इस कंपैरिजन को हमें समझना है, क्योंकि रियलिटी और जो रिटन है इसके अंदर डाइवर्जेंस ही मेन इशू है जो कि आपको बहुत सारी जगहों पर नज़र आएगा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी। तो उसको आपने समझना है कि हम कहाँ पे जो है वो डेविएट कर रहे हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट्स को देखें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के तो सबसे पहला है आइडियोलॉजिकल ऑब्लिगेशंस। आइडियोलॉजिकल ऑब्लिगेशंस को समझने के लिए मैं कुछ चीज़ों को कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो चाहे वो एंग्लो अफगान वॉर हो 1877 की, या फिर इटालियन इन्वेजन ऑफ लीबिया हो 1911 में, जो मुस्लिम लीग थी या जो मुस्लिम्स थे उनके दरमियान एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट पैदा हो गया था और उनके दरमियान एनुअल मीटिंग्स भी होती थी। इसी तरह मुस्लिम लीग के जो सेशन थे, जो 1912 का सेशन है, उसमें उन्होंने जो रशियन इन्वेजन है ईरान की उसके ऊपर बाकायदा खुल के बात की। ठीक है, इसके अलावा मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में उसने ब्रिटिश एक्शंस को भी कंडेम किया जो कि 1925 में थे। जो अच्छा, उसके बाद अगर आप मुस्लिम्स की डिफरेंट सेशंस उठा के देखें तो वो जो फ़लस्तीन वाला इशू है उसके ऊपर भी बात करते नज़र आते हैं। इसका मतलब है कि मुस्लिम्स ने, जो यूनाइटेड इंडिया के मुस्लिम्स थे, उन्होंने बहुत पहले से ही जो है वो इस्लामिक
अफेयर्स के अंदर बात करना शुरू कर दी थी, जो इस्लामिक स्टेट के अफेयर्स थे उस पर बात करना बहुत पहले से शुरू कर दी थी। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो स्टेट बनने जा रही है इसकी फॉरेन पॉलिसी में एक गाइडिंग प्रिंसिपल ये ज़रूर होगा कि वो इस्लामिक स्टेट के ऊपर बात करे और इस्लामिक स्टेट को बाइंड करके रखे, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर जो है वो 1970s में आपके जो एरा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसके अंदर नज़र भी आती है। तो एक तो ये है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी हमारी है। दूसरा, पाकिस्तान बनने के अंदर जो है एक जो मेजर बाइंडिंग फोर्स थी यूनाइटेड इंडिया के मुस्लिम्स के अंदर, वो था इस्लाम। अगर आप इस्लाम को निकाल दें तो वो जो यूनाइटेड नेशन थी वो एक स्कैटर्ड नज़र आएगी, क्योंकि इस्लाम ही वो बाइंडिंग फैक्टर था जिसने यूनाइटेड इंडिया के मुस्लिम्स को इकट्ठा किया। तो अगर आप उस आइडियोलॉजी को निकाल देंगे तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं बन पाएगी। इसी तरह टू नेशन थ्योरी भी है। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी हमारी बहुत पुरानी है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट था वो था हिस्टोरिकल लेगेसी। हिस्ट्री के अंदर कम्युनिज्म और जो आपका कैपिटलिज्म है, इसकी जो टग ऑफ वॉर है उससे आप बाकायदा वाकिफ होंगे। अब अगर हम यूनाइटेड इंडिया को देखें तो इसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाइना वाक़ था और जो आपका नॉर्थ वेस्ट था उसमें रशिया वाक़ था। यानी कि कम्युनिज्म ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये हमारी हिस्टोरिकल लेगेसी है। और यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया में ब्रिटिश थे। तो इनको एक डर था स्टार्ट से ही कि ये जो इन्विजन हो रही हैं लगातार यूएसएसआर की तरफ से, ये जो है वो यहाँ पे आके साउथ एशिया में भी जो है वो बढ़ती चली जाएंगी, और जिसकी वजह से एक थ्रेट जो है वो साउथ एशिया के इस रीजन को बहुत पहले से ही था। तो ये तो हमारी लेगेसी थी, जो बाद में फिर जो है वो 1979 के बाद आपको देखने में नज़र भी आई, अफगानिस्तान इन्विजन, और फिर जो है वो वार्म वाटर की तरफ इनका एक इंटरेस्ट। ये एक अलग पहलू है, इस पे मैं आगे बात करता हूँ। तो हमारी हिस्टोरिकल लेगेसी रही कि हमारे जो नॉर्थ में थे वो कम्युनिस्ट स्टेट थी और हम लोग जो है वो कैपिटलिस्ट यानी कि ब्रिटिश से जो है वो इनहेरिटेड थे। तो फिर ये हमें एक थ्रेट था, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमारे जो नॉर्दर्न कमांड, ब्रिटिश नॉर्दर्न कमांड है, रावलपिंडी, कोयटा स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज और इस तरह ट्राइबल बेल्ट को, इस वाले रीजन को जो है नॉर्थ रीजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया मिलिटरीली। और जो है वो इसी तरह से आपको जो है अगर आप 1950s में देखें तो उस रीजन से, पंजाब वाले रीजन से जो है वो ज़्यादा लोग नज़र आते हैं आपकी मिलिट्री के अंदर। यही एक वजह है। तो ये हमारी हिस्टोरिकल लेगेसी थी। देन आप बात करें ज्योग्राफिकल लोकेशन की। अगर हम नेपोलियन का ये कोट पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बना चुका हूँ। कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हम यहाँ पे हमारे पास जो है वो पर्शियन गल्फ है जहाँ से 65% ऑयल प्रोड्यूस होता है, और ये यहाँ से फिर सेंट्रल एशिया और जो है वो चाइना की तरफ सारा यहीं से जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंस होगी। दैन प्रॉक्सिमिटी ऑफ सुपर पावर है, वार्म वाटर पोर्ट है हमारे पास, गेटवे टू सेंट्रल एशिया है। ये आप वीडियो आराम से देख सकते हैं, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ये हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। देन आपके इंडियन थ्रेड्स है। फ्रॉम द स्टार्ट इंडिया जो है वो आपकी सिवरेनिटी के ऊपर एक थ्रेड रहा है, चाहे वो आपके वाटर को, कैनाल वाटर को स्टॉप करने की बात हो, या फिर कश्मीर के अंदर जो है वो एक आपका कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर हैदराबाद, दक्कन या जूनागढ़ में किस तरह से जो है वो इन्वेजन्स की इंडिया ने। तो ये इंडिया स्टार्ट से ही आपके लिए एक थ्रेट है। इसलिए आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस थ्रेट को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उस तरह से बनाई जाए कि हमें ये थ्रेट जो है वो कम से कम रहे। देन आपकी इकोनॉमिक कंपल्शंस थी। जब पाकिस्तान वजूद में आया, अगर आप जो है वो प्री पार्टीशन में देखें तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो ज़्यादातर एसोसिएटेड थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से, जो कि पार्टीशन के बाद जो इंडिया की स्टेट है उनके पास गए। और जो ये पाकिस्तान वाला रीजन था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बहुत कम थे। फिर हमारे जो बैंक के रिजर्व्स थे, इकोनॉमिक रिजर्व, वो भी हमें नहीं दिए गए। तो हमें इस तरह से हमारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी जो थी वो बढ़ती चली गई। और फिर साथ में जो थ्रेट्स आपको इंडिया से और साथ ही एक्सपेंडिंग जो आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक था
उसकी प्रिवेंशन के लिए आपको जो है वो सिक्योरिटी अलायंस बनाने पड़े, मिलिट्री अलायंस बनाने पड़े, सीटो और सेंटो के नाम से। इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स। देन हम बात करते हैं कि कौन से फेजेस से हमारी फॉरेन पॉलिसी गुजरी है और कहाँ पे हमने किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को नेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज किया है। तो सबसे पहले 1947 से 53 की बात करते हैं। ये फेज़ न्यूट्रल रहा। इसमें हमने जो है वही कायद-ए-आज़म का जो विज़न था कि हमने फ्रेंडशिप रिलेशन बनाने हैं तमाम स्टेट के साथ, हमने जो है वो एनिमोसिटी का कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी स्ट्रेंथन नहीं करना है। उसके बाद 1953 से 62, अच्छा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जो इंडियन थ्रेड था और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक की जो एक्सपेंशन होती जा रही थी, ये थ्रेड हमारे लिए बढ़ता चला गया। तो हमें मजबूरन जो है वो अलायंस बनाने पड़े, जिसमें एक सीटो है जो 1954 में हमने किया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अलायंस बनाया ही कम्युनिस्ट ब्लॉक के लिए गया था कि जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो इन्वेड कर रहा था, वो जो एक्सपेंड करता चला जा रहा था, तो उसको प्रिक्लूड करने के लिए ये सीटो जो है वो बनाया गया था। उसके बाद सेंटो बनाया गया 1955 में, ये फिर ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की और ब्रिटिश के दरमियान बनाया गया। ये भी एक मिलिट्री अलायंस था जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया। देन यूएस फॉरेन असिस्टेंट पैक्ट था जिसके थ्रू बहुत सारी एड्स पाकिस्तान को मिली और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो वाज़े तौर पे आपको नज़र भी आती है जो आपके अयूब खान है उनके दौर के अंदर। देन एक और जो इशू था, अच्छा जब आपको ये एड्स मिल रही थी तो इसके बदले आपको भी तो कुछ देना था। आपने यूएसए को क्या दिया कि अपनी बेसिस दे दी, जिसके ऊपर जो है वो यूएसए ने अपने बेसिस में से जो है वो स्पाई प्लेन्स जो है वो उड़ाना शुरू किए, जिसके थ्रू वो रशिया यूएसएसआर की इंफॉर्मेशन गैदर करता रहा। और फिर एक इंसिडेंट हुआ U2 इंसिडेंट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो बाकायदा यूएसएसआर ने U2 प्लेन को जो है वो गिराया और वहाँ से उनको पता चला कि जी यूएसए जो है वो पाकिस्तान की बदाबर बेस के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो देन यूएसएसआर ने पाकिस्तान को बाकायदा वार्न भी किया कि जी आपकी बेस हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, आप इसको रोकें। देन 63 से 71 तक का जो फेज़ है वो ट्रांजिशन का फेज़ है। अच्छा इसमें 65 की जो वॉर है इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे जो मोस्टली जितने भी जो वेपन्स थे हमारे, वो वेपन बेसिकली यूएसए बेस्ड थे, हम वहाँ से जो है वो वेपन इंपोर्ट करते थे। अब क्या हुआ कि 65 में इसके बावजूद यूएसए ने आर्म्स एम्बार्गो लगा दी, यानी कि उसको पता था कि हमारी जंग हो रही है और उसने क्या किया कि जी आर्म्स एम्बार्गो लगा दी, यानी कि जो आर्म्स सप्लाई जो है वो रोक दी हमें, जिसकी वजह से हमें एक नुकसान हुआ। और ये मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और वेस्ट डिपेंडेंट थी, तो यहाँ पे हमें उसका नुकसान हुआ। देन आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है ये जो यूएसए की ये पॉलिसी थी इसको देखते हुए हमने बायलैटरलिज्म और नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ अपने आप को लेकर चले गए हम। देन 1971 से 79 तक जो है वो हम बाकायदा जो है बायलैटरलिज्म और नॉन अलाइनमेंट की तरफ आ गए, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था। उसके अंदर अच्छा एक और इवेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। 1971 में भी जो है वो सिविलियन वॉर में यूएस ने क्या किया कि जी हमें कहा जी हमारे फ्लीट्स आ रहे हैं, लेकिन वो फ्लीट्स जो है वो नहीं आए और बाकायदा तौर पे हमें जो है वो डिट्रॉय किया गया। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब भी आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर यूएसए ने हमेशा इंडिया को चुना है और हमेशा जो है वो इंडिया के साथ उनके मामलात जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। देन उसके बाद जो है अगर आप बात करें 1980 से 88, अच्छा अब क्या हुआ कि जी 79 के अंदर जो है वो ईरान जो है वो यूएसए के साथ काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग अलायंस में था और वो जो है वो एक अलायंस टूट गया उनका, ठीक है। और उस अलायंस के टूटने के साथ ही साथ जो है वो यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेजन स्टार्ट कर दी। अब जो है इस रीजन की इम्पोर्टेंस जो है वो आपको नज़र आएगी कि यूएसए ने बाकायदा तौर पे जो है वो फिर पाकिस्तान के साथ दोबारा से अलायंस मजबूत किया
और हमने अगेन अपने नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को साइड पे रखते हुए या फिर इकोनॉमिक कंपल्जन्स को देखते हुए हमने जो है वो उनका साथ दिया, और फिर जो है वो उन्होंने हमारी ज़मीन इस्तेमाल की बाकायदा तौर पे, और वो इस्तेमाल होने के बाद यहाँ से लोग जाते थे, वहाँ पे बाकायदा जो है वो एक वॉर रही, और 1991 के अंदर वो वॉर ख़त्म हुई यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि 1985 के अंदर प्रेसलर अमेंडमेंट आती है, जिसके थ्रू जो है वो दोबारा पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो एड्स थी उसको रोक दिया गया, और फिर 1990s के अंदर जो है बाकायदा सैंक्शन लगाएंगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने पे हमेशा ही प्रेशराइज था, यूएसए जो है वो प्रेशर डालता रहा है, जबकि ऑन अदर हैंड इंडिया जो है अपनी एक्टिविटीज़ को बड़ा स्मूथली चलाता रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई गई। इसके अंदर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जिसको आप जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। देन 2000 के बाद जो है जो 9/11 का वाक़या हो, उसके बाद हिस्ट्री ने एक अलग बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की देखी है, और फिर जो है वो बाकायदा क्लेरियन कॉल आई पाकिस्तान के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ साहब कि जी या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे अगेंस्ट हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बाकायदा ऑपरेशंस किए और ड्रोन अटैक्स होते रहे, मामलात होते रहे, फिर आपने देखा कि जी हम वॉर अगेंस्ट टेरर में फ्रंट लाइन के अंदर रहे। दैन 2011 में हालात ख़राब हुए जो पाकिस्तान और यूएसए के, लेकिन ये है कि फिर वो मामलात आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होते चले गए, हमारे ऑपरेशंस होते चले गए, और वॉर अगेंस्ट टेरर अभी तक चल रहा है। अगर हम करंट सिनारियो को देखें तो जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है एक शिफ्ट नज़र आया हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी है स्पीच डिप्लोमेसी। अगर आप यूएन की स्पीच उठा के देखें या फिर डिफरेंट जगहों पर आपको सीरीज़ ऑफ इवेंट्स दिखाई देंगे जहाँ पे स्पीच डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये स्पीच डिप्लोमेसी किस हद तक असरअंदाज है इसकी अभी हम बात करते हैं। देन रीजनल एडजस्टमेंट नज़र आ रही है। रोल ऑफ अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर आप देख रहे होंगे पाकिस्तान जो है वो बाकायदा वहाँ जाके इमरान खान की साहब की मीटिंग्स भी हुई हैं, और फिर जो है वो आप देख रहे हैं कि मीटिंग्स में पाकिस्तान का एक बाकायदा रोल है इस पूरे पीस प्रोसेस के अंदर। देन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और ईरान की जो रिलेशन के अंदर जो एक टेंशन थी वो भी रिलीज़ करने की बाकायदा कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का टर्की के साथ, इंडोनेशिया के साथ जो है और जो मामलात जिस तरह से तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ रहे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, तो रीजनल एडजस्टमेंट की तरफ भी जा रहा है। एक और चीज़ है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में फर्दर नज़र आ रही है वो है आपका, जैसे आपने कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस देखा, इसके अलावा आपने जो है वो जो कुलभूषण यादव के ऊपर आपने देखा, और साथ ही जो है वो एक और करतारपुर कॉरिडोर जो है, ये सारी चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान बहुत सॉफ्टली एंड स्मूथली जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मूव कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान जो है अगेंस्ट मैं वही बात करूँगा कि सेफ एंड स्मूथ फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या ये स्पीच डिप्लोमेसी या सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है ये कश्मीर इशू के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती है? ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपने रोल ऑफ मिलिट्री को देखना है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता चलूँ, फॉरेन पॉलिसी आपकी जो है वो मैंने बताया था नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए होती है। तो एक नेशनल इंटरेस्ट आपकी सिक्योरिटी भी है, उस सिक्योरिटी के बारे में जब भी पॉलिसी बनेगी तो आपकी मिलिट्री का एक रोल होगा बाकायदा। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका भी एक रोल है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें रिवील्ड होंगी आपके सामने, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस जो है वो आपके ठीक होंगे। इस टॉपिक को आपने डिटेल से पढ़ना है, साथ ही साथ डिप्लोमेसी इन कश्मीर इशू को देखना है। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।